हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो दिव्या, आवाज आ रही है आपको मेरी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिव्या, पल्लवी, अंकेश, कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक इंडियन हिस्ट्री, जिसपे हम पढ़ेंगे आज। इंडियन हिस्ट्री को स्टार्टिंग से ले रहे हैं हम, जैसे कि आपको जानकारी है। हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी, उसमें कहीं कोई डाउट? ज्योग्राफी का जो पार्ट था मैंने कल कंप्लीट किया, जिसमें कि हमने सारी पूर्वी घाट पूरा कंप्लीट किया था हमने भारत का। पीडीएफ नोट्स आपको मिल गए होंगे। उसके बाद में कोई डाउट हो तो अभी अपन डाउट क्लियर करते हैं उसमें, अगर कुछ हो तो। नहीं तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वैदिक संस्कृति, जो कि सिंधु सभ्यता के बाद में जिस संस्कृति ने जन्म लिया वो वैदिक संस्कृति थी। ठीक है। ज्योग्राफी में कोई डाउट नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया कल। दिव्या, पल्लवी, पीडीएफ पढ़ा था आपने? जो पीडीएफ मैंने डाला था उसको एक बार नजर मारी थी? उस पर रिवीजन किया था आपने तीनों ने? दिव्या, पल्लवी और अंकित, बताएं कोई डाउट? अभी ही देखा है पीडीएफ? अच्छा, चलिए देख लीजिएगा आप, और उसमें जो भी डाउट हो कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो कि सिंधु सभ्यता। इससे पहले मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, और सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ और किस तरीके से उसका पतन हुआ, वहां तक मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया था इससे पहले। तो अब सिंधु सभ्यता के बाद में जो अगली सभ्यता जिसने जन्म लिया भारत में, वो सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता का जब पतन हो गया था, सिंधु सभ्यता अपने खत्म की ओर थी, यानी कि उसका अंतिम समय जब आ गया था, जब वो खत्म हो गई थी, खत्म होने की ओर थी, यानी कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कहीं ना कहीं पे उसमें जो क्रमिक पतन हुआ, ठीक है ना, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से उसका पतन हुआ। देन सिंधु सभ्यता के लोग वहां से क्या स्केप हो गए। किसी सभ्यता का जब पतन होता है तो उसका पतन का ये मतलब नहीं होता है कि वहां पर कोई एक ऐसा कुछ भूचाल आया हो, ऐसा कोई भूकंप आया हो जिससे कि वहां के प्राणी वहीं पर खत्म हो गए। सभ्यता का अंत ऐसे होता है कि वो वहां के मानव, वहां वहां पे जो सभ्यता थी वो सभ्यता वहां से उठकर कहीं दूसरी जगह पर, लेकिन अब अलग अलग भागों में बट गई। किसी एक सभ्यता का विकास पर्टिकुलर जगह पे होता है, फिर वहां से वहां के मानव, वहां के लोग विभिन्न विभिन्न छोटे छोटे दलों में बढ़ जाते हैं, तो सभ्यता का विभाजन हो जाता है। तो सब सभ्यता का विभाजन होता है, तो यहाँ पे जैसी जलवायु होती है उस तरीके का सभ्यता का विकास दूसरी जगह पर जाकर होता है। तो सभ्यता का पतन कुछ इस तरीके से हुआ कि वहां के मानव, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, वो वहां से स्केप होकर कहीं दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से और कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टि, यानी कि कोई भौगोलिक दृष्टि यानी कि सूखा पड़ गया होगा, कृषि में भी कहीं ना कहीं पे अभाव हो गया होगा और व्यापार में भी क्षति पहुंच रही होगी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां से स्केप हो गए और वहां से उसका पतन हुआ। तो ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी की सभ्यता का जब पतन हुआ तो पतन के बाद में जब अगली संस्कृति ने जो जन्म लिया वो संस्कृति थी वैदिक संस्कृति, जिसका काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद। जब सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई, देन उसके बाद में वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ, जो कि
कब की मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जहां पर वैदिक संस्कृति के बारे में बात आती है तो वहां पे आर्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में आर्यों के बिना वैदिक संस्कृति पूरी नहीं होती है। यानी कि वैदिक संस्कृति और आज एक दूसरे का संबंध बहुत ही ज्यादा गहरा होता है इसमें, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति को दूसरी भाषा में वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको दोनों शब्दों में दोनों तरीके से बोला जाता है, वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक काल। हर बुक में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, ठीक है। 200 ईसा पूर्व नहीं है एक्चुअली। देखिए, वैदिक संस्कृति तब तक थी जब जिसके बारे में अध्ययन अपने को किताबों में उस तरीके से मिलता है। देखो, 600 ईसा पूर्व का जो काल है, 600 ईसा पूर्व में हिर्याक वंश, नहीं, उत्तर वैदिक काल बाद में आता है। मैं बताऊंगा, मैं आपको कब आऊंगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इसको उत्तर वैदिक काल भी बोल सकते हैं, आपका कहना सही है, लेकिन इसमें वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही आ जाते हैं। वैदिक काल का समय जो था वो 1500 से लेके 1000, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक था, और 1000 से लेके, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। और मैंने जो आपको बताया, किसने पूछा था सर, किसी किसी बुक में 200 ईसा पूर्व तक होता है। देखिए, 200 ईसा पूर्व तो बहुत पहले की बात है। 200 ईसा पूर्व के बारे में बात करेंगे तो आप मौर्य साम्राज्य महाजनपद काल के समय में आ गए। महाजनपद काल के समय का जो काल था वो महाजनपद में, वो वैदिक काल नहीं कहता है, वो कहलाता है महाजनपद काल, ठीक है। और 600 ईसा पूर्व से 1500 लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वही वैदिक काल था। और 600 के बाद का जो काल कहलाया, 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल कहलाया, वो कहलाया महाजनपद का काल, ठीक है ना। जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में और जानेंगे। तो ये याद रखिएगा, 600 के बाद का काल जो कहलाता है वो महाजनपद का काल कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल दोनों ही 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। इसमें 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो काल वैदिक काल कहलाया, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का उत्तर वैदिक काल कहलाया, ठीक है। इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। जब इस क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई जगह कंफ्यूजन बहुत रहा है सभी को कि ये वैदिक काल क्या था, वेद क्या थे, ठीक है ना, कौन कौन से वेद थे, और वेद का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और इसके बारे में क्या धारणा है। आप में से कितने लोगों को पता है वेदों के बारे में? कुछ पढ़ाई की है इसके बारे में? कुछ पढ़ा है या कहीं से जाना है अपन ने? किसी को पता है? अंकेश, पल्लवी, चार वेद तो है, लेकिन आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो बताएं। 4 वेद पढ़े हैं आपने, वैदिक काल को अपने इससे पहले पढ़ा था? किस किस ने पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा है, चलिए ठीक है। चलिए हम बताएंगे आपको, ठीक है। इन सभी वेदों के बारे में बताएंगे जो आप लिख रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों के बारे में आपको ये बताएंगे कि ये वेद है क्या, उस वेद में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, और किस तरीके से इसमें कौन कौन सी ऋचाएं हैं, ठीक है ना, जिसको हम, ठीक है ना, अपने भारतीय हिंदू संस्कृति में जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये क्लास लंबी चलेगी, याद रखिएगा, बहुत बड़ी क्लास है ये, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, ना हम कल तक कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा समय लगेगा इसको, तो कम से कम इसकी 4 क्लासेस लगेंगी। आज हम इसके बारे में बेस डालेंगे और कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे? वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व,
ठीक है ना, वैदिक संस्कृति के नाम से या फिर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति का जो जन्म हुआ था ये सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद हुआ। ठीक है जी, चलिए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने काफी कुछ बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है अंकित, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति का जो जन्म हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद हुआ। क्रम से जा रहे हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, यानी कि जब मानव सभ्यता, जब मानव का जन्म हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल से फिर हम पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में ताम्र पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद में लोह काल के बाद आए, लोह काल के बाद में सिंधु सभ्यता। यानी कि मानव जन्म के इतिहास से हम शुरू कर रहे हैं, इतिहास की शुरुआत से हमने आगे बढ़ा है। तो इतिहास का एक एक पल, एक एक कण के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो अब हम आए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति में। वैदिक संस्कृति जिसको कि वैदिक काल के नाम से जानते हैं, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल कहलाया उसको वैदिक संस्कृति, वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसमें दोनों कालों का समागम है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का समागम होते हुए ये वैदिक संस्कृति के रूप से जाना जाता है। ठीक है, वैदिक काल आर्यों के बिना अधूरा है। अगर हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे तो आर्यों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आर्य आए थे तभी वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। इस संस्कृति के परिवर्तक किसको कहते हैं? परिवर्तक मतलब इस संस्कृति को लाने वाले। इस संस्कृति को लाने वाले, इस संस्कृति के परिवर्तक आर्य कहलाते हैं। ठीक है, जो आर्य हैं वो इस संस्कृति के परिवर्तक या फिर इस संस्कृति को लाने वाले जो व्यक्ति थे, जो मानव थे, वो आर्य, जिनको आर्य बोलते हैं। ठीक है, इसलिए वैदिक संस्कृति का दूसरा नाम आर्य संस्कृति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैदिक संस्कृति को आर्य संस्कृति के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, किस नाम से? आर्य संस्कृति। ठीक है, आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पर आर्य का मतलब क्या है? आप में से किसको मालूम है क्या आर्य? अगर आर्य की हम परिभाषा देते हैं, है ना, एनीवन नो द डेफिनेशन ऑफ आर्य? आर्य का जो परिभाषा है, आर्य की परिभाषा आप में से किसी को पता है कि आर्य की परिभाषा क्या है? आर्य किसको बोलते हैं? मानव के विकास में ये आर्य जो शब्द आया है, ये आर्य शब्द किसको बोला जाता है? आर्य का मतलब होता है आर्य क्या? ऊंची, ऊंची की ऊंची। हाँ, आर्य का मतलब होता है, चलिए मैं आ रहा हूं उस पर। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि सबसे श्रेष्ठ मानव संस्कृति। आर्य उनको बोला जाता था जो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे ज्यादा कुलीन थे, या फिर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे, यानी कि आदरणीय जो थे उनको आर्य कहा गया। ठीक है, यानी कि जिनको मतलब मानव सभ्यता में सबसे अलग दिखने वाले जो मानव थे, जो जिनको कि आर्य कहा गया, वो श्रेष्ठ थे, कुलीन थे और आदरणीय थे, उनको आर्य कहा जाता है। बस इतना अपने को समझना है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ, आदरणीय या फिर कुलीन कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में आर्य को आर्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्यन। ठीक है ना, इसको मैं यहां पर लिखता हूं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ARYANS, आर्यन बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द इसका है आर्यन। ठीक है, अब हम आर्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आर्य आए कहां से? अगर वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ, वैदिक काल आया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो पतन हो ही गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां पर सिंधु घाटी के लोग रहते नहीं थे। तो यहाँ पर मानव सभ्यता के विकास में वैदिक संस्कृति का जन्म जो हुआ वो आर्यों से हुआ। तो ये आर्य भारत में कहां से आए? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आर्यों का जन्म भारत में कैसे हुआ? तो इसमें भी
तीन ओपिनियन है, तीन मत मिलते हैं यहाँ पे आर्यों के, ठीक है ना। पहला मत ये है कि कई जो एक्सपर्ट्स या फिर बोल सकते हैं कई विद्वानों का मत है कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ था, यूरोप से हुआ था, ठीक है ना। यूरोप से होते हुए वो भारत में प्रवेश करे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन मत मिलते हैं, तीन ओपिनियन। तो तीन में से पहला मत था विद्वानों का, वहां पे जो एक्सपर्ट थे, ठीक है ना, जो इंटेलिजेंट पूरी की पूरी लॉबी थी, उनका ये मत था कि आर्यों का आगमन भारत में यूरोप से हुआ है। और दूसरा जो मत था, दूसरा मत था आर्यों का आगमन जो हुआ था वो एशिया से हुआ था, यानी कि वो एशिया के ही मूल निवासी थे, वो यूरोप से नहीं आए थे, वो एशिया के मूल निवासी थे और एशिया से ही वो भारत में, एशिया कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है, तो एशिया से ही यानी कि उत्तर में एशिया से मूव होते हुए वो भारत में प्रवेश करे थे, ठीक है ना। भारत का एक छोटा सा हिस्सा मैंने बताया जिससे आपको समझने में आसानी होगी, एशिया से ही भारत में प्रवेश करे थे, ठीक है ना। तीसरा मत जो है, जो भारत के, ठीक है ना, भारत के ही एक व्यक्ति, कौन था वो भारत का व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, भारत के क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब में, एक किताब लिखी थी उसने, बाल गंगाधर तिलक जो कि क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या था, बाल गंगाधर की किताब थी, चलिए मैं वर्बली बता रहा हूं, याद उसको नोट कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक की एक किताब थी जिसका नाम था द आर्किटिक होम, द आर्किटिक होम इन द वेदास, ठीक है, याद रखिएगा, द आर्किटिक होम इन द वेदास, ठीक है, द आर्किटिक होम इन द वेदास के नाम से एक किताब लिखी और उसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ था, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, द आर्किटिक होम इन द वेदास। और इसमें किताब में बाल गंगाधर तिलक जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न बनता है इस बुक का, बाल गंगाधर तिलक ने ये किताब लिखी थी द, ठीक है ना, आर्किटिक होम इन द वेदास। ये किस क्वेश्चन बनता है तो याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है, किसी कोने में कॉपी में लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई इस किताब में ये वर्णन दिया है, उन्होंने बताया कि आर्यों का जो आगमन हुआ था ये कहां से हुआ था, आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव, जो आर्य मानव थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, कहां से, उनका मूल स्थान उन्होंने बताया कि वो उत्तरी ध्रुव से भारत में उन्होंने प्रवेश किया था, ठीक है। तो ये तीन मत थे, पहला मत क्या था, पहले विद्वानों का मत था आर्यों का आगमन यूरोप से हुआ है, यानी कि वो यूरोप के मूल निवासी थे। दूसरा मत, दूसरे विद्वानों का मत था कि आर्य मूल निवासी एशिया के थे, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आए थे, एशिया से ही वो स्केप होकर भारत में प्रवेश करे थे, ठीक है ना। और तीसरा मत अपने भारतीय क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक की किताब द आर्किटिक होम इन द वेदास में ये बताया बाल गंगाधर तिलक जी ने कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव के वो मूल निवासी थे और वहां से भारत में इसका आगमन हुआ, ठीक है। तो ये तीनों मतों के बारे में क्लियर हो गया। ये किताब कब लिखी थी इन्होंने, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये किताब लिखी थी 1903 में, ठीक है, 1903 में इन्होंने ये बुक लिख डाली थी, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है भारतीय विद्वान, कई जी, कई भारतीय विद्वानों का कहना है, कई इसमें कई इतने विद्वान थे, कईयों का कहना है कि भारत कहीं दूसरी जगह, ये जो आर्य थे ये यार कहीं दूसरी जगह से नहीं आए थे, ये जो आर्य थे ये भारत में ही थे, भारत में ही जन्मे थे और भारत ही इनका मूल निवास स्थान, ठीक है ना। एक मत ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग मत दिए गए, फिर उसके बाद में इसमें काफी रिसर्च किया गया, ठीक है ना, कई काफी रिसर्च किया गया, उसके बाद में एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अभिलेख कौन सा था, आर्यों का मूल स्थान मैंने बता दिया आपको, मूल स्थान के बारे में किस तरीके से मत मिलते हैं, ठीक है ना, आर्य किसको कहा जाता है ये भी बताया। अब एक अभिलेख प्राप्त हुआ
वो अभिलेख का क्या, वेगात्काई अभिलेख, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोगात्काई क्या है, बोगात्काई अभिलेख प्राप्त हुआ, ये कहां से प्राप्त हुआ, तुर्की से। तुर्की से एक अभिलेख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, तो तुर्की से यह अभिलेख प्राप्त हुआ, बोगात्काई अभिलेख, ठीक है ना, जो कि एशिया माइनर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, एशिया का माइनर क्षेत्र कहलाता है तुर्की का। तुर्की में वहां से बोगात्काई अभिलेख प्राप्त हुआ। उस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है ना। कौन कौन से 4 देवता थे उसमें, इंद्र, मित्र, वरुण और नासक थे, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, 4 कौन कौन से देवता थे वो बोगात्काई अभिलेख में, ठीक है ना, बोगात्काई अभिलेख में 4 देवता की जानकारी मिली। वो 4 देवता कौन, यहाँ लिखता हूं, ठीक है। वो 4 देवता कौन से थे, इंद्र थे, इंद्र, ठीक है, और मित्र, दूसरा, तीसरा था वरुण। वरुण किसको बोलते हैं, वायु, वायु के देवता, ठीक है ना, वायु देवता जो थे वो वरुण थे। और चौथा, जो चौथे देवता की जानकारी मिली इस अभिलेख से, वो थी नास तस्य, ठीक है। ये 4 देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, कहां से, बोगात्काई अभिलेख, जो कि माइनर तुर्की से ये अभिलेख प्राप्त हुआ। उस अभिलेख में, ठीक है ना, 4 वैदिक देवता, ये क्या थे, वैदिक देवता, वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। ये 4 वैदिक देवता प्राप्त हुई और इसका उल्लेख मिला, ठीक है ना, जिसमें कि आर्यों से संबंधित जानकारी, हमें जानकारी की पुष्टि हुई कि हाँ, जो वैदिक देवता थे वो 4 देवताओं का बोगात्काई, यानी कि ये, इसके बारे में जानकारी अब पूरी पक्की हो गई कि जो आर्यों का आगमन था, आर्य कहाँ के थे, वो एशिया के ही निवासी थे, क्योंकि ये अभिलेख प्राप्त हो गया। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और इस अभिलेख के कारण हमें पूरा अब पुष्टि हो गई कि आर्य एशिया महाद्वीप के थे, यानी कि एशिया के ही मूल निवासी थे और एशिया से ही वो भारत में प्रवेश करे थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इससे क्या ये पुष्टि हो गई, एशिया यानी कि मध्य एशिया, तुर्की कहां पर है, मध्य एशिया में स्थित है, मध्य एशिया के प्रांत में, प्रांत के मूल निवासी थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, बोगात्काई मैंने क्लियर किया आपको, बोगात्काई अभिलेख, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हुआ कि भारत में आए हुए आर्य मध्य एशिया से कहीं से आए थे और उसमें बोगात्काई अभिलेख में ये जानकारी मिली और 4 देवताओं के बारे में अध्ययन की प्राप्ति हुई। अब चलते हैं कि जब बोगात्काई अभिलेख हमें तुर्की से प्राप्त हुआ तो तुर्की से आर्य भारत में क्यों आए, ऐसा कौन सा कारण रहा कि आर्य वहां से एस्केप होके दक्षिण की तरफ में प्रवेश किया उन्होंने। तो इसमें कई मत मिले और कई विद्वानों का यह अनुमान लगाया गया कि आर्यों का आगमन वहां से जनसंख्या की वृद्धि के कारण, वहां पे जो जगह थी वहां पर, ये मत था उनका, कई अनुमान लगाए गए। एक तो मत ये था कि जनसंख्या की वहां पर वृद्धि हो गई होगी, इस कारण से वहां से कुछ लोग वहां से एस्केप होकर दक्षिण की तरफ मूव किए, वहां पर रहने की जगह नहीं बची होगी, तो वहां से आगे बढ़ते हुए वो दक्षिण की तरफ, भारत की तरफ प्रवेश किए। और कई विद्वानों का मत है कि वहां पर इस तरीके से सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पर भौगोलिक परिस्थिति में कहीं ना कहीं बदलाव आया, तो इसी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी वहां पर, इसलिए वहां से स्किप होकर वो आगे बढ़े और इस तरफ में प्रवेश करे, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं पे कुछ प्रभाव रहा होगा। तो इस कारण से वहां से आर्य दक्षिण की तरफ, भारत की तरफ प्रवेश करे, ठीक है ना। तो इनके आने का जो जगह थी, आने का जो रास्ता था वो था ईरान से चलकर आए थे, कहां से, ठीक है, ईरान से चलते हुए ये आगे बढ़े, ठीक है। जब वो ईरान में आ गए तो ईरान, ठीक है ना, जब वो ईरान में आ गए आर्य, तो उसके बाद में ये 2 शाखाओं में बट गए, ठीक है ना। इसमें 2 ब्रांचेस डेवलप हो गई।
एक ब्रांच ईरान में ही रह गए, ठीक है। आर्य का एक ब्रांच जो था वो ईरान में ही रह गया और दूसरी ब्रांचेस वहां से स्किप होकर भारत की तरफ में प्रवेश करी, ठीक है ना, जो कि कहां से, मध्य एशिया से ऊपर से होते हुए, ऊपर में कहां से, हिंदू कुश की पहाड़ी, ये लिखा हुआ है ना, हिंदू कुश की पहाड़ी अफगानिस्तान से होते हुए ये भारत में प्रवेश करे, ठीक है। एक ब्रांच ईरान में ही रह गई, ठीक है ना, जो वहां से आगे बढ़े थे, क्योंकि वहां पे क्या, कहीं ना कहीं पे जनसंख्या वृद्धि या फिर वहां पर भोजन की व्यवस्था ना होने के कारण वो वहां से आगे बढ़ते हुए ईरान की तरफ से आगे बढ़े और एक ब्रांच ईरान में ही रुकी और दूसरी ब्रांच वहां से बढ़ते हुए हिंद कुश की पहाड़ी, जो लिखा हुआ है ऊपर हिंद कुश पर्वतमाला, जो कि कहां पर हिंद कुश की पर्वतमाला, ये ऊपर में, ये क्या है, ये तिब्बत के पठार की चोट, वो है ना पामीर का पठार, ये पामीर की गांठ है। तो पामीर की गांठ के, मैंने जब भूगोल पढ़ाया था तब आपको बताया था ना, पामीर की गांठ की राइट साइड में हिंदकुश की पहाड़ी है, तो हिंदकुश की पहाड़ी से प्रवेश करते हुए ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया और ये भारत की ओर आगे बढ़े, ठीक है। यहां तक जो वैदिक मैंने पढ़ाया, विदाउट है, तो मैंने शाखाओं का विभाजन भी आपको बता दिया, दो शाखाओं में विभाजन हो गया था इसमें, ठीक है ना। एक शाखा जो कि कहां हुई थी, ईरान में, और दूसरी शाखा का प्रवेश भारत में हुआ, जो कि भारत में हिंदकुश की पहाड़ी अफगानिस्तान से होते हुए आगे बढ़े और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब का जो शहर था, वहां पे आके इन्होंने अपनी बसावट की, ठीक है ना। और वहां पर क्या, उस समय जब आर्य आए थे, कब, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो उस समय जब आए थे यहाँ पर नदियों का काफी ज्यादा क्या था, विचरण था, यानी कि यहाँ पर नदियां थी कितनी, 7 नदियां यहाँ पर बहती थी, जो कि आज भी विद्यमान है वहां पे। सिंध नदी है, झेलम नदी है, व्यास नदी है, सतलज नदी है, ये नदी सबसे पुरानी नदी है, ये रावी नदी, 3 नदियों का विचरण उस समय वहां पे था, तो वहीं पे आके वो ठहर गए, ठीक है। भारत में आर्यों का आगमन लगभग, भारत में आर्यों का आगमन लगभग 2000 ईसा पूर्व, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, ठीक है। भारत में आर्यों का आगमन 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में इनका आगमन हुआ और भारत में आने के बाद में आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान और पंजाब, अफगानिस्तान के साथ में लगा हुआ जो पंजाब का क्षेत्र है, वहां पर आकर सबसे पहले आकर बसे, ठीक है ना, क्योंकि ये स्थान काफी तराई का क्षेत्र था, यहाँ पे की पूरा का पूरा, देखिए आज के समय में चाहे वो पुराना इतिहास रहा हो या फिर वर्तमान रहा हो, जहां पर पानी होता है, जहां पर पानी होता है वहीं पर ही जीवन होता है, यानी कि जल ही जीवन है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नदियां देखी और नदियों के बाद में वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली, बसावट, हरियाली देखी, तो वहीं पे आके वो बस गए, ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है। तो 7 नदियों का यहाँ पर विचरण था, 7 नदियां यहाँ पर बहती थी, तो वहीं पे आकर वो बस गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पंजाब के आसपास के क्षेत्र में आकर बस गए, ठीक है ना। उस समय आर्यों के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे इसको, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, सप्त सैंधव, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते थे। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों के प्रदेश के नाम से ये जानते थे और 7 नदियों का प्रदेश ये कहलाता था, ठीक है, ये क्लियर हुआ।
तो मैंने आर्यों का भारत में प्रवेश, ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। तो कौन कौन से पॉइंट बता दिए मैंने आपको। आर्य कौन कहलाते हैं ये बताया मैंने, आर्यों का मूल स्थान बताया, कहां से वो आए थे, और उसमें मैंने फिर ठीक है ना भूगोल का अभिलेख के बारे में वर्णन किया। फिर आर्यों को कितने शाखाओं में वो विभाजित हुए, कहां से वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में दो शाखाओं में विभाजित हुए, एक ईरान में रुक गए और दूसरा भारत की तरफ प्रवेश किया। ठीक है, उसके बाद में भारत में प्रवेश कहां से किया ये मैंने बता दिया, ऊपर अफगानिस्तान से प्रवेश होते हुए ये ठीक है 7 नदियों के आसपास, जिसको सप्त सैंध प्रदेश कहा गया, वहां पे आकर ये बस गए। यहां तक कोई डाउट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसमें कोई डाउट रहा बताएं। समझ में आ गया पूरा। पल्लवी पल्लवी नहीं है क्या, दिव्या और अंकित। बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपको समझाया, इजी लैंग्वेज में। आई थिंक इसमें से कहीं ना कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं कहां पर, वैदिक साहित्य। जब आर्य यहां पर आए तो वैदिक साहित्य का जन्म भारत में ही हुआ। ठीक है, आए थे वो मध्य एशिया से, लेकिन वैदिक साहित्य का की जो जन्मभूमि बोली जाती है, ठीक है ना, वो जन्मभूमि भारत को ही माना जाता है। तो वैदिक साहित्य या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर और वैदिक साहित्य का जो काल है वो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। ठीक है, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को का दूसरा नाम क्या है, वैदिक साहित्य का दूसरा नाम श्रुति ग्रंथ है। किस नाम से जानते हैं इसको, श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ, श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब होता है सुना सुनाया। ठीक है ना, श्रुति ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ सुना सुनाया ग्रंथ कहलाता है। एक ऐसा ग्रंथ जो कि परमात्मा मतलब कि गॉड, ठीक है ना, परमात्मा ने सुनाया गया हो, परमात्मा के द्वारा सुनाया गया ग्रंथ श्रुति ग्रंथ कहलाता है। ठीक है ना, परमात्मा ने अपने ही मुख से सुनाया, उस ग्रंथ को श्रुति ग्रंथ कहते हैं, या और उसको वैदिक साहित्य के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इससे पहले आपको श्रुति ग्रंथ के बारे में जानकारी थी क्यों, श्रुति ग्रंथ के बारे में मैंने अभी आपको जो बताया, श्रुति ग्रंथ क्या था इसके बारे में आपको जानकारी इससे पहले थी कि नहीं थी ये बताओ। अभी मैंने जो पढ़ा है आपको, श्रुति ग्रंथ क्या था, सुना सुनाया, यानी कि परमात्मा ने अपने मुंह से सुनाया, ठीक है ना, उसको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और परमात्मा ने इसको सुनाया, यानी कि गुरु के द्वारा परमात्मा की जो आवाज है वो गुरुओं में आई, और गुरुओं ने उसको सुनाया, अपने उच्चारण यानी कि अपने मुख से सुनाया उसको, और सुनाने के बाद में शिष्य ने, उस समय के जो शिष्य हुआ करते थे, क्योंकि वैदिक काल की संस्कृति जो थी, वैदिक काल की जो संस्कृति थी, वैदिक साहित्य, वो गुरु अपने मुख से सुनाते थे और शिष्य उसको सुनते थे, लिखते नहीं थे। यानी कि पूरी की पूरी जो संस्कृति थी वो क्या थी, सुनकर यानी कि सुनकर अपने मस्तिष्क में, ठीक है ना, उसको संरक्षित करने की संस्कृति थी। ठीक है ना, तो इस वेद को क्या कहा गया, श्रुति वेद कहा गया, श्रुति वेद। ठीक है ना, तो इस कारण से इस वेद को श्रुति वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति ग्रंथ या श्रुति वेद भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। वैदिक साहित्य, श्रुति का मतलब क्या है, श्रुति मतलब सुना हुआ, ठीक है ना, सुना हुआ ग्रंथ, यानी कि सुना हुआ साहित्य, किसी ने सुनाया और किसी ने सुना, ठीक है ना, परमात्मा के द्वारा सुनाया गया, और परमात्मा की आवाज गुरु के द्वारा गई, और गुरुओं से शिष्यों ने सुना, और शिष्य ने अपने मस्तिष्क में रखकर
उसको संजोया, संरक्षित रखा, वो ग्रंथ श्रुति ग्रंथ कहलाया। ठीक है, मैंने इतनी बार आपको पूरा क्लियर कर दिया। वैदिक साहित्य में जो श्रुति ग्रंथ है, जो वैदिक साहित्य में श्रुति ग्रंथ है, वो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। वैदिक साहित्य का को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन से हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, कितने हैं? 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यहां तक क्लियर हो गया? श्रुति को मैंने आपको बताया, श्रुति ग्रंथ 4 भागों में विभाजित हैं। ठीक है ना? मतलब वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को 4 भाग में इसकी जानकारी मिलती है। एक तो वेद में मिलती है, दूसरी ब्राह्मण, और तीसरी आरण्यक, और चौथी उपनिषद। ठीक है ना? वैदिक साहित्य को 4 उसमें बांटा गया है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो हैं काफी बड़े पॉइंट हैं। वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो इसमें लगने वाला है अब अपन को क्या? समय। बेस जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया सबको? वैदिक संस्कृति का बेस, वैदिक संस्कृति, मानव सभ्यता में हिंदू संस्कृति की जो संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति, उसके बारे में जो बेस था वो मैंने आपको बता दिया कि वैदिक संस्कृति कहां से जन्म लेती है और किस तरीके से वो आगे बढ़ी। ठीक है, क्योंकि देखिए वैदिक संस्कृति में जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का कितना उपयोग है और किस तरीके से वो आगे बढ़ के अपने जीवन में है, ठीक है, जीवन में उसके बारे में अपन ने ग्रहण किया, उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं हम पहला पॉइंट, एक एक करके एक एक वेद के एक एक ग्रंथ के बारे में। वैदिक साहित्य के जो 4 अलग अलग वो आते हैं, ग्रंथ आते हैं, मतलब क्षेत्र आते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम वेद के बारे में। ठीक है ना? वेद, वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वैदिक साहित्य में, जी 4 होते हैं, बिल्कुल सही, ये 4 होते हैं। इन चारों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है वेद। वेद है, ठीक है ना? तो वेद का मतलब क्या होता है? वेद, वेदों को क्या कहा जाता है? साफ कर लो, यहाँ पे लिखूंगा, 1 मिनट, अभी थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। इसको साफ कर देते हैं क्योंकि अब वेद ही पढ़ना है अपने को। वेद को क्या कहा जाता है? अपुरुष है, अपुरुष है, अपुरुष है कहा जाता है। अपुरुष है का मतलब क्या होता है? अपुरुष है का मतलब जो कि पुरुष के द्वारा रचित ना हो, यानी कि मानव के द्वारा। जी, अभी चलते हैं उसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। वेद को अपुरुष है कहा जाता है। अपुरुष है यानी कि जो पुरुष के द्वारा रचित ना हो। वेद पुरुषों के द्वारा रचित नहीं थे, ठीक है ना? ये परमात्मा के द्वारा, ठीक है ना, परमात्मा के द्वारा जो वाणी बोली गई, ठीक है ना, जो वाणी बोली गई परमात्मा के द्वारा, जिसको कि हम भगवान गॉड बोलते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा रचित थे। अपुरुष से बोला जाता है कि पुरुष
जो पुरुष के द्वारा रचित नहीं है वो सब वेद कहलाते हैं। ठीक है, उसको वेद कहा गया, यानी कि अपुरुष है कहा गया, यानी कि अर्थात जो कि पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेदों को मानव रचित ना मानकर, मैंने अभी आपको क्या बताया, वेद मानव रचित नहीं है, उनको मानव रचित ना मानकर ईश्वर का प्रदत्त माना जाता है, यानी कि ईश्वर के द्वारा रचना की गई माना गया है। यानी कि वेदों को मानव ने नहीं रचा है, ईश्वर को, वेदों को ईश्वर के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है ना, और इसका मतलब है वेद एक हमेशा के लिए है। वेद को हमेशा या नित्य, नित्य का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए, और शाश्वत माना गया है। वेदों को नित्य या फिर हमेशा के लिए या फिर शाश्वत माना गया। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, कभी खत्म ना होने वाले, उनको माना गया, क्योंकि ये ईश्वर की वाणी के रूप में यहाँ पर रखे गए हैं। इसको पुरुष के द्वारा नहीं रचा गया। ठीक है, जिन ऋषियों ने, अब देखिए, वेद ईश्वर की वाणी थी, ईश्वर की वाणी थी, लेकिन इस ईश्वर की वाणी की रचना ऋषि मुनियों के द्वारा की गई बाद में। ठीक है ना, समझा जाता है कि वेदों की रचना जो थी वो ऋषियों के द्वारा इनकी रचना की गई थी। ठीक है ना, जो कि सीधे के सीधे ईश्वर के द्वारा जो वाणी प्राप्त हुई, ईश्वर के द्वारा जो वाणी प्राप्त हुई, उस वाणी को सीधे, ठीक है ना, प्राप्त किया और ऋषियों ने इसकी रचना की। ठीक है, उसके बाद में समय अंतराल के बाद में, बहुत बाद, मतलब कि बहुत सालों के बाद, यानी कि सैकड़ों साल के बाद में ये साक्ष्य प्राप्त हुए कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी से लेकर तीसरी पीढ़ी तक वेदों के बारे में जो वर्णन चलता रहा वो मौखिक रूप से चलता रहा। आपने देखा होगा मौखिक रूप से, यानी कि उस समय जिस तरीके की एक हिंदू संस्कृति में अलौकिक, ठीक है ना, शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है, कि दिव्य अस्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है, कि मंत्रवाणी के द्वारा हम दिव्य अस्त्र को प्रकट कर लेते थे और वो चला दिया करते थे। आपने महाभारत भी देखी होगी टीवी पर, टेलीविजन पर, जो हमने अपने सामने साक्ष्य लेके आए हैं। आपने रामायण भी देखी होगी, तो उसमें जिस तरीके की काल्पनिकता के बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं, चाहे वह ब्रह्मास्त्र हो या इंद्रदेव का अस्त्र हो या फिर कोई सा भी अस्त्र हो, उस अस्त्र को हम काल्पनिक रूप में अपने धनुष में ले लेते थे, अपने हाथों में बस मंत्र उच्चारण के साथ में वो अस्त्र अपने हाथों में प्रकट हो जाता था। तो वो जो शक्ति थी वो क्या थी, वो मौखिक नहीं थी, वो मंत्र की शक्ति थी, जिसको कि हम मौखिक रूप से उच्चारण करते थे, उसको लिखते नहीं थे। यानी कि मंत्रों का उच्चारण हमने आपको सुनाया और आपने याद कर लिया, उसको बोलते थे मौखिक वेद। तो मौखिक वेद के रूप में वो एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी और दूसरी से लेके तीसरी पीढ़ी तक वो निरंतर काफी समय तक चलता रहा। ठीक है ना, वेदों का जो समय था वो पहले के समय में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी तक इस तरीके से आगे चलता रहा। ठीक है, उसके बाद में वेद शब्द का मतलब ही अपन को समझ में आना चाहिए कि वेद है क्या। वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है, इसको अगर सिंपल सी भाषा में समझें तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब कि जानकारी। ठीक है, और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ये आपने यहाँ पर लिखा है दिव्या। ठीक है ना, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, 4 वेद हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारे वेद के बारे में जानेंगे। ये मैंने बताया आपको वेद के बारे में कि वेद किस तरीके से मौखिक रूप से आगे बढ़े और मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक निरंतर काफी समय तक चलते रहे। बाद में वेदों को, ठीक है ना, कागज पर समेटा गया, लेकिन ये काफी समय अंतराल के बाद में इन वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है ना, वो 4 भाग कौन से थे, कौन कौन से थे, ऋग्वेद, ऋग्वेद और कौन सा, यजुर्वेद,
यजुर्वेद, और कौन सा है, सामवेद और अथर्ववेद। चार भागों में इनको विभाजित किया गया। ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया। हाँ बिल्कुल सही। अपन एक एक करके समझेंगे सारी चीजें, ठीक है ना, जो आपको जानकारी बिल्कुल बताया, ठीक है ना, एक एक करके सारे जितने भी हैं सबको एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। समय आपको देना पड़ेगा और एक एक करके मैं एक एक को एक्सप्लेन आपको आपके सामने करूंगा, ठीक है। तो वेदों को चार भागों में विभाजित किया गया है। चार वेद मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। इसमें पहले के तीन वेद, अगर हम बात करें पहले तीन वेदों की, जिसमें आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनकी रचना संयुक्त रूप से, इनको संयुक्त रूप से मानते हैं, ठीक है ना। प्रथम तीन यानी कि ऋग्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद और सामवेद, ये संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों को कहा जाता है वेद त्रय। क्या कहा जाता है, वेद त्रय कहा जाता है, वेद त्रय के रूप में इसको कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद सबसे बाद में आया। अगर हम अथर्ववेद के बारे में बात करें, अथर्ववेद का जन्म काफी समय के बाद आया और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल का समय कहा जाता है, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो तीनों समय, ये तीनों एक ही कोटि के कहे जाते हैं और तीनों को वैदिक काल संस्कृति का माना जाता है। और वैदिक काल की संस्कृति के बाद में अथर्ववेद का समय उत्तर वैदिक काल के समय का माना जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आया, यानी कि काफी समय के बाद में अथर्ववेद को वेदों में शामिल किया गया। इतनी जल्दी शामिल नहीं किया गया था, ठीक है ना, काफी समय लगा। और काफी समय के बाद में चौथा वेद, तीन वेद सबसे पहले थे और चौथा वेद आखिरी में आया, ठीक है। जब इसमें चार वेद एक साथ हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन वेद सबसे पहले थे जो कि वैदिक काल संस्कृति के थे, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आया, तो उसके बाद में ये चार वेद हो गए। तो चारों वेदों को मिलाकर वेद चातुष्टय के नाम से इनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, जब ये चारों वेद एक साथ आ गए तो इनको वेद, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, वेद चातुष्टय, वेद चातुष्टय के नाम से, ठीक है ना, इनको कहा जाने लगा, ठीक है ना। चार वेद यानी कि वेद चातुष्टय के नाम से इनको जाना जाने लगा, ठीक है। वेदों में संहिताओं के बारे में, वेदों को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम इनका वेद का संहिता। संहिता यानी कि वेद संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना, जिसमें कि मंत्रों का संकलन है। मंत्र उच्चारण जो होते हैं, जो कि आजकल वर्तमान में ब्राह्मण पंडित, प्रकांड पंडित जो मंत्र उच्चारण करते हैं, वो मंत्र उच्चारण की जो ऋचाएं होती हैं, वो उच्चारण के बारे में जानकारी हमको इन वेदों से ही मिलती है। उस वेदों में मंत्रों का उच्चारण है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से मंत्र किस किस कोटि में आते हैं, किस किस वेद में आते हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना गया है, जिसमें पहला वेद जो लिया गया है, सबसे पहला वेद वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। विश्व का सबसे ऋचाओं का, जी बिल्कुल, ठीक है। सबसे प्राचीनतम अगर कोई वेद है विश्व का तो वो है ऋग्वेद, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति, धर्म दर्शन,
ज्ञान विज्ञान इतिहास और काव्य की विभिन्न सामग्रियों का संकलन है। ऋग्वेद में, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति का संकलन है, धर्म दर्शन का संकलन है, ज्ञान विज्ञान का संकलन है और काव्यों का संकलन है। इन सभी का संकलन ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन सभी चारों वेदों में ऋग्वेद का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इन सभी चारों वेदों में ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जबकि जबकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी जानकारी अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। यजुर्वेद जो है ये धार्मिक दृष्टि से, यजुर्वेद का जो, ठीक है ना, मान्यता है वो धार्मिक दृष्टि से, यानी देता हूं मैं आपको, क्लियर रहेगा। यजुर्वेद धार्मिक दृष्टि से है, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टि से है। और उसके बाद में सामवेद, सामवेद जो है ये संगीत की दृष्टि से होता है। ठीक है, संगीत की दृष्टि से। और अथर्ववेद जो है ये अलौकिक, अलौकिक दृष्टि से है। ठीक है, अलौकिक या फिर लौकिक दृष्टि से माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन बाकी के अन्य वेद, यजुर्वेद धार्मिक दृष्टि से, यानी कि धार्मिक जो उसमें ऋचाएं दी हैं, जो पूजा पाठ में हम जिसका उपयोग करते हैं, उसकी जानकारी हमको यजुर्वेद वेद से मिलती है। और सामवेद ये संगीत की लय पर जो मंत्रों का उच्चारण होता है, आपने देखा होगा बीच बीच में कई ऐसे हवन होते हैं, कई ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें संगीत के साथ में उसमें काव्य का या फिर मंत्रों का उच्चारण होता है। तो वो जो संगीत के साथ में उच्चारण होता है, आप कहीं पे भी सुनते पाएंगे, तो आप ये जान लीजिएगा वो पूरा का पूरा सामवेद से उसका उपयोग किया, सामवेद से उसका पूरी जानकारी मिलती है, सामवेद से उसका संबंध है, सामवेद को पढ़ा जा रहा है। और अलौकिक वेद उसको कहते हैं जिसमें कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, पूजा पाठ से शक्ति को ग्रहण करना, है ना, जादू, बिल्कुल सही, जादू, टोना टोटका, जिसमें कि जादू शामिल होता है, टोना टोटका शामिल होता है, ठीक है ना, टोटके शामिल होते हैं, वो सारे के सारे अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने कहां तक पहुंचे हैं आज हम क्लास में, वैदिक संस्कृति के बारे में इतना जाना, उसमें कहीं कोई डाउट? आयुर्वेदिक में औषधि भी आती है, हाँ, यजुर्वेद, देखिए अथर्ववेद में जो है ना, इसमें औषधि, उपचार के बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है अथर्ववेद के बारे में, जिसमें कि अपन उपचार या फिर जादू टोना टोटका, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें पूरा काफी कुछ शामिल है। जब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। उनके सर एक सवाल है, बताएं। जी बताएं, क्या सवाल है? आर्य और द्रविड़ में क्या अंतर है? आर्य और द्रविड़ में यह अंतर है, जो द्रविड़ थे भारत में, जो द्रविड़ थे वो द्रविड़ भारत के पूर्व मानव कहलाए, पूर्व के जो मानव थे, यानी कि आर्यों से पहले जो आर्य थे, जो कि नीचे जंगलों में रहे, ठीक है ना, जंगल के ट्राइब क्षेत्र में जो पहले सभ्यता पनपी, वो सभ्यता द्रविड़ कहलाई। इसके बारे में जब द्रविड़ पढ़ेंगे अपन, जब द्रविड़ पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है ना, आर्य थे, आर्य कुलीन कहलाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आर्य क्या थे? कुलीन थे, ठीक है ना, आदरणीय थे और श्रेष्ठ थे। लेकिन द्रविड़ में इसमें अंतर है, ठीक है ना, द्रविड़ को उस कैटेगरी में नहीं लिया गया, आर्यों को उस कैटेगरी में लिया गया, ठीक है ना, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, द्रविड़ जो संस्कृति थी वो भारत के दक्षिण में पनपी। जब आर्य भारत में, ठीक है ना, पश्चिम से आगे बढ़े तो द्रविड़ नीचे थे उस समय। तो भारत के दक्षिण में
द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, क्लियर है? तो सभी को मैंने आज वैदिक संस्कृति के बेसिक के बारे में बताया। आपको इस क्लास में कितना समझ में आया? ठीक है ना, कौन कौन से डाउट आपके मन में है ये भी आप इकट्ठे कर लीजिएगा, और अगर समझ में आपको पूरा आ गया वैदिक संस्कृति का बेसिक तो आप मेरे को यहाँ पर बताएं। सर आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला वेदों के बारे में। चलिए, आपको आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। रेगुलर क्लास में आप आते रहेंगे, डेफिनेटली विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द ऑल द पार्ट ऑफ कंटेंट। ठीक है, दिव्या आप बोल रही थी पॉलिटिकल की, बोल रही थी ना पॉलिटी साइंस की, तो पॉलिटी की भी क्लास मैंने चालू कर दी है, उसका लिंक मैंने आपको भेज दिया था। ठीक है, तो पॉलिटी को ज्वाइन कर लीजिए, आप करना चाहते हैं तो। पॉलिटी की भी क्लास चालू कर रहा हूं मैं, इंडियन कमीशंस की भी क्लास चालू कर रहा हूं। ठीक है, पॉलिटिकल की भी क्लास चालू कर दी, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। ठीक है, और इंडियन ये अपना इंडियन कमीशन, ठीक है ना, कमीशंस की भी क्लास चालू करी है। एक एक करके सारी क्लास चालू कर दूंगा। अच्छा, आपने दे दिया है क्या? कब दिया था आपने? एक मिनट में देखता हूं। नहीं, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया दिव्या। आपने एमपीपीएससी का लिया था पहले, आपने पहले एमपीपीएससी का लिया था, फिर बाद में इसमें से हट गए थे आप। ठीक है ना, पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने कल ही डाला है। एक बार फिर से आप सभी लोग जो भी एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर लीजिए। ठीक है, एमपीपीएससी में तो अंकित ने एनरोल किया है। ठीक है, पहले भी अगर आपको भी आगे बढ़ना है, कमीशन को पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, एक बार और कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, जो भी बच्चे करना चाहें, और आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी बताइए। ठीक है ना, क्योंकि उनको ये सारी क्लासों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग से पूरा पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ फिर हम आगे पैरेलल साथ में चलते चलेंगे। तो सभी को आप जितना हो सके उतना ज्यादा मेरी क्लास को आप अपने खुद के ही ग्रुप में प्रमोट कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें। ठीक है ना, और पहले से आपको काफी अच्छा दिख रहा होगा, बोर्ड की विजिबिलिटी पहले से अच्छी है ना। बोर्ड में पहले जो दिक्कत आती थी, पहले कम दिखता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, लेटर ऑन यू विल गेट सम वेरी गुड इंप्रूवमेंट इन माय स्टडी, इवन इन बोर्ड आल्सो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, कल ऋग्वेद के बारे में जानेंगे अपन, ऋग्वेद में और क्या क्या है, फिर एक एक करके एक एक वेद को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, ज्वाइन कर लीजिए मेरी क्लासेस को, और मेरे को यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।